स्टार्ट। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का अपना लेक्चर है सॉल्यूशन, जिसका हम वन शॉट निकाल रहे हैं। ठीक है, रिवीजन सीरीज है, स्टार्ट होगी। चैप्टर अपना सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बेसिकली सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना है, और इससे मिलके क्या बन रहा है अपना सॉल्यूशन। बेसिकली इस चैप्टर में इसी के बारे में हमने पढ़ना है। इसको हम चैप्टर में बी कंसीडर करेंगे, इसको ए चैप्टर, और हमारा क्या बनेगा ए बी। ठीक है, पूरे चैप्टर में हम इसी की बात करने वाले हैं। अब देखो बेसिकली क्या बोला जाता है, जो सोल्यूट होता है वो अक्सर कम अमाउंट में मिलता है, लेस अमाउंट में कौन मिलेगा? सोल्यूट मिलेगा, जबकि जो सॉल्वेंट होगा वो ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, यानी कि मोर अमाउंट में मिलेगा। इन दोनों से मिलके क्या बनेगा? सॉल्यूशन। बट इसकी कंडीशन वेरी कर रही है। कंडीशन कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ऐसी कॉन्सेंट्रेशन, जब कॉन्सेंट्रेशन किसकी? सोल्यूट की। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोलवेंट। बेसिकली ये केस किसका जा रहा है? सॉल्यूशन का जा रहा है। बेसिकली सॉल्यूशन का जा रहा है। अगर मैं बोलूँ सेकंड केस कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट क्या हो, ऐसा कोई केस है जिसमें सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सोलवेंट से ज़्यादा हो सकती है? बताओ। ऐसा केस भी है, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सोलवेंट की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो सकती है। ऐसा केस किसको बोलते हैं हम? कौन सा होगा? बोलो बोलो बोलो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मैं बोलूँ केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या कह रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मोर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोलवेंट। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम नाम देंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको हम नाम देंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। अगर फोर्थ केस की बात मैं करूं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली इसी में बता सकते हैं हम, यहाँ पे सोलवेंट ज़्यादा है, सोल्यूट कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कैसा कंसीडर कर रहे हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया, कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ लिया, सैचुरेटेड पढ़ लिया। अब सैचुरेटेड क्या है? ये कंडीशन किस पे है? एट गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे मैं बात कर सकता हूँ। दूसरा, अगर क्या हो, मेरे को मोर सोल्यूट को ऐड करना हो, सोल्यूट मोर क्या करना हो? ऐड करना हो, किसके अंदर? सोलवेंट के अंदर। किस पे? किसी गिवन टेम्परेचर पे, तो मैं उस सॉल्यूशन को कैसा सॉल्यूशन कंसीडर करूँगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो इसका बेसिक है जो अक्सर बताया भी जाता है। अब नेक्स्ट चल रहे हैं कि सॉल्यूशन के केस में हम टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस का डिस्कशन करते हैं। 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ये किसके बेस पे होगा? ये हमारा सोल्यूट और सोलवेंट के बेस पे होगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब सोल्यूट प्लस सोलवेंट के बेस पे कैसे? मान लिया जिसका जो नेचर सोलवेंट का होगा वही नेचर अपना किसका होगा? सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं, सबसे पहले अपने पास सॉलिड सॉल्यूशन, फिर है मेरे पास लिक्विड सॉल्यूशन, और एक है मेरे पास गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, इनके सोल्यूट और सोलवेंट वेरी कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। अगर मैं बोलूँ इसके केस में सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तभी तो कोई सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास सोल्यूट सॉलिड है और सोलवेंट मेरे पास क्या है? सॉलिड है, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये कैसे नेचर का बनेगा? सॉलिड नेचर का बनेगा। अगर मेरे पास सोल्यूट लिक्विड है, सोलवेंट सॉलिड है, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा बना? सॉलिड बना। अगर ये मेरे पास गैस है और ये मेरे पास क्या है? सॉलिड है, तब भी सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉलिड होगा। ठीक है, यानी कि इसमें हम हर केस पढ़ सकते हैं। इसमें सोल्यूट लिक्विड होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड होगा? नहीं, इसमें सोलवेंट लिक्विड होगा। सोल्यूट क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट तीनों के केस में जो अपना सोलवेंट होगा वो क्या होगा? लिक्विड। ठीक है, अगर मैं बोलूँ गैसियस सॉल्यूशन की बात करूँ, गैसियस सॉल्यूशन में क्या होगा? सेम केस, सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है
लिक्विड भी हो सकता है एंड गैसियस नेचर का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके केस में सोलवेंट का नेचर कैसा होगा, वो होगा गैसियस, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो नेचर सोलवेंट का होगा वही नेचर सॉल्यूशन का होगा। यानी किसी सॉल्यूशन का नेचर कौन डिसाइड करता है, उसका सॉल्वेंट किस नेचर का है। जिस नेचर का सॉल्वेंट होगा ऐसा ही अपना क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। इसे एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में जिसमें एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो हमें केस पढ़ने हैं वो केस कौन से पढ़ने हैं, सोल्युबिलिटी का केस आएगा अपना। सोल्युबिलिटी हमने दो केसेस में पढ़नी है। फर्स्ट केस क्या रहता है अपना, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सेकंड केस अपना क्या रहता है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, ठीक है। यानी कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, एक तो ये वाला केस हम ले सकते हैं, और दूसरा गैस इन लिक्विड, दूसरा केस हम ये ले सकते हैं, ठीक है। दो केस हमने पढ़ने हैं सोल्युबिलिटी के। तो चल रहे हैं हम सोल्युबिलिटी की तरफ। अब जो टेबल है, इस टेबल में से कोई ना कोई जैसे क्वेश्चन है वो वेरी कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वो भी क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। अब सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी हम किसको बोलते हैं, सोल्युबिलिटी किसको बोलेंगे, सोल्युबिलिटी मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कौन सा है, सोल्यूट, सब्सटेंस यानी कि कौन सा, सोल्यूट, जिसको हम ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, दैट कैन बी एडिड बोल लो या फिर डिजोल्व बोल लो, दैट कैन बी एडिड या फिर डिजोल्व इन सोलवेंट, जिसको हम सोलवेंट में ऐड कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, उस सॉल्यूशन को क्या बनाने के लिए, उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। ये होगी तुम्हारी सोल्युबिलिटी। अब सोल्युबिलिटी के दो केसेस हमें पढ़ने हैं, केस वन। अब केस वन क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सेकंड केस हम पढ़ने वाले हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। यानी कि ये वाला दोनों ही लिक्विड सॉल्यूशन अपने पास। अब सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो सॉलिड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सोल्यूट की तरह, लिक्विड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सोलवेंट की तरह, ठीक है। अब बेसिकली जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपने केस नंबर 2 से पूछे जाते हैं, गैसेज इन लिक्विड का केस। फर्स्ट वाला है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, जैसे इसमें फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल लूँ यहाँ पे फैक्टर्स कौन से हैं जो इफेक्ट करेंगे। फर्स्ट वाला फैक्टर अगर मैं बात करूं दैट इज़ टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं नेचर, यानी कि लाइक डिजोल्व लाइक, और इसी केस में तीसरा प्रेशर की अगर बात करें, ठीक है। 3 केस है, 3 ही केसेस पढ़े हैं इसके। अब टेम्परेचर का केस अगर मैं लूँ तो मैं बोल सकता हूँ जो सोल्युबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, मैं बोल सकता हूँ ऐसा। लेकिन यहाँ पे भी 2 केसेस अपने बनेंगे। 2 केसेस कौन से, अगर अपने पास रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, तो हमारी सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। अगर मैं बोलूँ सोल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, ऐसा किसके अंदर होगा, जब हमारे पास रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। ये दोनों केसेस किस पे जाते हैं अपने, ली चैटलर प्रिंसिपल पे। उसके बाद है लाइक डिजोल्व लाइक। अब लाइक डिजोल्व लाइक में कैसा होगा, जो पोलर होगा वो किस में डिजोल्व होगा, पोलर के अंदर ही, और जो नॉन पोलर होगा वो किसके अंदर डिजोल्व होगा, नॉन पोलर के अंदर, ठीक है। जब सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जो सॉलिड है वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल है, और जो इनकम्प्रेसिबल है उसको क्या हम प्रेशराइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला केस है। अब ये बता दो, अगर बताना है, बताऊं क्या, चलें आगे। मतलब क्या है कि सोल्युबिलिटी टेम्परेचर का जो केस है, अगर हम रिएक्शन एंडोथर्मिक ले रहे हैं, एंडोथर्मिक बोले तो कि जब रिएक्शन के अंदर हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। जब हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्टेंट साइड हीट बढ़ रही है, और ली चैटलर प्रिंसिपल हमेशा उल्टा काम कर रहा है। अगर कोई रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो वो फॉरवर्ड लेके जाएगा, अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो वो बैकवर्ड लेके जाएगा। रिएक्शन के हमेशा वो अपोजिट में काम करेगा, ठीक है। और एक बात समझना ध्यान से,
जहाँ पे कोई चीज़ बढ़ रही है उसके रिवर्स में काम करेगा ली चटली प्रिंसिपल। सपोज किया हमारे पास कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उस एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं रिएक्टेंट साइड, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन कहाँ जा रही है, जहाँ पे हीट ज़्यादा है, तो क्या करेगा ली चटली प्रिंसिपल उसको किसके कहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, आगे की तरफ। अब आगे की तरफ अगर फॉरवर्ड करेगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना। तो मैंने बोला सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, अगर अपने पास केस कौन सा है, एंडोथर्मिक का है। दूसरा केस अगर मैं बोलूँ कि सोल्युबिलिटी है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की, जब हमारे पास रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, उसमें क्या होगी, हीट इवॉल्व होगी या फिर हीट रिलीज होगी। ठीक है, यही दो केसेस हम इसमें पढ़ते हैं। लाइक डिजोल्व, लाइक में पोलर, पोलर में डिजोल्व होगा, और नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। तीसरा प्रेशर, प्रेशर का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता क्योंकि जो सॉलिड है वो क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल नेचर का है। उसके बाद सेकंड वाला केस अपना स्टार्ट होता है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब इस पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया था यहाँ पे, हेनरी, है ना। यानी कि हमें यहाँ पे पढ़ना है किसको, हेनरी लो। हेनरी लो क्या कह रहा था, हेनरी लो क्या कह रहा था, किसी गैस का पार्शियल प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसकी मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस is directly proportional to मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मान लिया पार्शियल प्रेशर अपने पास क्या है, पीए। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जाई ए के। ठीक है, ए के केस में क्या है, मान लिया हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी गैस का वो पीए है और मोल फ्रैक्शन उसकी क्या है, जाई ए। तो ये हमारी स्टेटमेंट कौन कह रहा है, हेनरी लो क्या है। अब पी ए है, अगर मैं साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, हेनरीज कांस्टेंट, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, के एच, यहाँ पे क्या बनेगा, जाई ए। ये इसका फॉर्मूला निकल के आया जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये है, अब देखो जो के एच है वो किस पे डिपेंड करेगा, के एच किस पे डिपेंड करेगा, या फिर क्वेश्चन आ सकता है जो के एच है या फिर यहाँ से जो ग्राफ बनेगा, जो वहाँ पे स्लोप निकलेगा, उस स्लोप को कौन एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब ये देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी ए इज इक्वल्स टू के एच इंटू में जाइए। अगर मेरे को यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, ग्राफ क्या बता रहा है, इसके अकॉर्डिंग y इज इक्वल्स टू एम एक्स। ठीक है, सी यहाँ पे कोई कांस्टेंट होता है, y एम एक्स प्लस सी होता है ना। तो यहाँ पे देखो m क्या बताता है, यहाँ पे कोई भी स्लोप, x एक्सिस पे कौन है, जाइए, यानी कि मोल फ्रैक्शन, y एक्सिस पे कौन है, पार्शियल प्रेशर किसी गैस का। तो यहाँ पे अगर मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, यहाँ पे तुम्हारा जाएगा प्रेशर और यहाँ पे तुम्हारी जाएगी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर मैं जाइए को उधर लेके जाऊँ तो पी ए अपॉन में जाइए, कौन एक्सप्लेन कर रहा है, के एच। तो के एच का ग्राफ है वो कैसे जा रहा है, कुछ इस टाइप से जा रहा है ना। और ये है जो ये स्लोप को बता रहा है, और स्लोप यहाँ पे क्या बना तुम्हारा, के एच। ठीक है, स्लोप कोई भी है, स्लोप कोई भी है वो क्या बताता है, अपना टेन थीटा को बताता है। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर है बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस करें वही तो स्लोप निकल रहा है। परपेंडिकुलर कौन है, पार्शियल प्रेशर, बेस क्या है, मोल फ्रैक्शन, इन दोनों का जो स्लोप बन रहा है वो कौन है, के एच, यही तो है। ठीक है, यहाँ से एक ग्राफ आ रहा है, पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से तुम ये बोल सकते हो जो के एच है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत, कर लोगे ना। अब उसके बाद क्या है, अब देखो इसके कुछ बेसिक्स या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, या फिर जो बोल सकते हैं, अच्छा इसकी लिमिटेशन क्या बनेगी, हेनरी लॉ की क्या लिमिटेशन बन सकती है, हेनरी लॉ की, बोलो, बताइए नहीं तुम्हें। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने बोला था कि आज हम वन शॉट करेंगे, तुम पढ़ के नहीं आए हैं, बोलो। अच्छा मैंने क्या लिखवाई थी लिमिटेशन,
और क्या लिखवाई थी? अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। इसकी जो लिमिटेशन होगी अक्सर क्लास में बताई भी है, लिखवाई भी है। सबसे पहले जो फर्स्ट लिमिटेशन होगी, एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होगा, ये एप्लीकेबल होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। मैं वो थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी दूंगा, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ की लिमिटेशन। जो फर्स्ट लिमिटेशन बनेगी वो क्या है? एक तो एप्लीकेबल होगा किसके लिए? इट इज़ एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड वाली जो बनेगी वो मैं बोल सकता हूँ, इसमें जो सोल्यूबिलिटी का केस है वो कैसा मिलेगा? यानी कि लेस सोल्यूबल मिले, क्योंकि एक ही टाइप के सॉल्यूशन के लिए है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। बाकी सॉल्यूशंस का यहाँ पे डिस्कशन या फिर जिक्र उसने नहीं किया। दूसरा, इसमें जो कंडीशंस लगेगी वो क्या लगेगी? लो प्रेशर या हाई टेम्परेचर, या फिर हाई प्रेशर या लो टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब मान के चले कोई गैस अगर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जिक्र हो रहा है किसी गैस का, इसका मतलब वो कौन सी गैस है? अपनी आइडियल गैस है, ठीक है। यानी कि ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? आइडियल गैस को एक्सप्लेन कर रहा है सिर्फ, ठीक है। बात समझ आई? अब इसके बाद हम चल रहे हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। इसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर क्या होता है ना? जब वेपर्स बनते हैं तो वो वेपर्स क्या करते हैं? लिक्विड के सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर को अप्लाई करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, उसको क्या बोलेंगे हम? वेपर प्रेशर। यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ओवर द, क्या लिख दिया? वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के सरफेस पे जो वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। मान लिया ये हमारा कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर का, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया और यहाँ तक ये लिक्विड का सरफेस है मान लिया, ठीक है। इसमें क्या है? लिक्विड है, ठीक है। अभी क्या करेंगे? अब देखो दो केस मैं बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट, फॉर 2 वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। सेकंड मैं बताऊंगा यहाँ पे कौन सा? एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है। जो सॉल्वेंट होगा वो क्या है? वो तो लिक्विड है ही है, कोई भी। दो केस बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। फॉर 2 वोलेटाइल लिक्विड्स, यानी कि यहाँ पे केस किसका आता है? राउल्ट्स लॉ का, ठीक है। यहाँ पे केस आता है राउल्ट्स लॉ का। अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई भी लिक्विड है, अब इसके वेपर्स बनेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों जो लिक्विड्स हैं वोलेटाइल है, तो इनके कुछ ना कुछ ऐसे वेपर्स बने, कुछ इस टाइप से वेपर्स बने, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? लिक्विड नेचर के ना। अब क्या होगा? ये वेपर्स बने हैं ना, ये इसके सरफेस पे कुछ इस टाइप से, इसके सरफेस पे क्या करेंगे? कुछ ना कुछ प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे, उसको हम क्या बोल रहे हैं? वेपर प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने केस भी बताया था, मान लिया यहाँ पे कोई भी लिक्विड का मॉलिक्यूल है, तो वो चारों डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी कि जो एनर्जी है, एनर्जी का मैंने केस यहाँ पे बताया था। अगर कोई हमारे पास क्या है? फोर्सेस मल्टी डायरेक्शन यानी कि बैलेंस फॉर्म में लग रही है, तो वहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? अनस्टेबल होगी या फिर स्टेबल हो जाएगी? बताओ। ये भी कैसे बताया था? एनर्जी कम लगेगी, ज़्यादा लगेगी? क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे अगर कोई लिक्विड पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे तो वो क्या करेगा? बैलेंस फोर्स लगा रहा है, बट यहाँ पे वो इम्बैलेंस लगाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ वो फोर्स ही नहीं लगा पाएगा, है ना। जो इम्बैलेंस होगा वो क्या होगा? स्टेबल नहीं होगा। जो बैलेंस फोर्स लगाएगा वो स्टेबल होगा,
ठीक है। अब देखो दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, अब उनको एक्सप्लेन कर रहा है कौन, यहाँ पे कौन सा लॉ आ रहा है, राउल्ट्स लॉ। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं गैस इन लिक्विड की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास लॉ कौन सा आता है, हेनरीज लॉ। अगर मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास लॉ कौन सा आता है, राउल्ट्स लॉ। ठीक है। अब राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला था, इसने क्या बोला था कि जो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी की मोल फ्रैक्शन के, किसके, जो कंपोनेंट हमने लिया है, यानी कि जिस कंपोनेंट का हमने वेपर प्रेशर लिया है। यानी कि मैं बोल सकता हूं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यानी कि जिस कंपोनेंट का हम क्या करेंगे, वेपर प्रेशर को काउंट करेंगे, उसकी मोल फ्रैक्शन होगी। ठीक है। अगर मेरे पास क्या है, दो वोलेटाइल लिक्विड हैं मान लिया, तो इनकी वजह से जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, PA प्लस PB। ठीक है, इसी की वजह से होगा ना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब देखो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पे जो PA होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जाइए पे। ठीक है। अगर मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, PA इज इक्वल्स टू P नोट A इंटू में जाइए। ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्या बोल सकते हो, पार्शियल प्रेशर किसी कंपोनेंट का, ये प्योर सॉल्वेंट के केस में P नोट, ठीक है, अगर मैं P नोट A की बात कर रहा हूँ, जाइए कि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो क्या है, उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं PA की वैल्यू को ये पुट कर सकता हूँ, यानी कि मैं बोल सकता हूँ PT इज इक्वल्स टू P नोट A इंटू में जाइए। ठीक है। सिमिलरली मैं PB को काउंट कर सकता हूँ, PB के केस में क्या होगा, P नोट B इंटू में जाइए। ठीक है, हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर मेरे को देखो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे क्या बना, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा किसके केस में, दो वोलेटाइल लिक्विड के केस में, वो किसके बराबर होगा, P नोट A इंटू में जाइए प्लस P नोट B इंटू में जाइए B, इसके बराबर होगा। अगर हमारे पास केस क्या है कि दोनों के दोनों जो लिक्विड्स हैं वो वोलेटाइल, यानी कि दोनों के वेपर्स बने। वोलेटाइल कौन सा होता है, जिनके वेपर बन सके, नॉन वोलेटाइल कौन सा होता है, जिसके वेपर्स ना बने। ठीक है, ये वाली कंडीशन समझ में आई। अब दूसरी कंडीशन हम देख रहे हैं कि दूसरा केस हमने क्या बनाया है कि अगर हमारे पास सोल्यूट कैसा हो, नॉन वोलेटाइल हो, और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, जिसके वेपर्स ना बने। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको कर रहा हूँ साफ, ये केस मैं यहीं पे बता देता हूँ, सुनना ध्यान से। अब देखो अगर मैं करूं कि PT किसके इक्वल होगा, PA प्लस PB जनरली, है ना। अब यहाँ पे क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, और सोल्यूट को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, B से, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था इस सॉल्यूशन के अंदर, चैप्टर के अंदर हम B को हर जगह सोल्यूट मानेंगे और A को सॉल्वेंट मानेंगे। तो अगर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर B की वजह से क्या होगा, 0। ठीक है, तो PT किसके इक्वल आएगा, PA, और PA क्या है, P नोट A इंटू में जाइए, इसके लिए जो लास्ट रिजल्ट होगा ये होगा। ठीक है, दोनों के केस में रिजल्ट है जो वेरी कर रहा है। ठीक है, अब इनके केस में हम ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। अब ग्राफ को हम समझेंगे किसकी फॉर्म में, उससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, क्योंकि राउल्ट्स लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक हमारा बन रहा है आइडियल सॉल्यूशन, एक हमारा बन रहा है आइडियल सॉल्यूशन, एक हमारा बन रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और ये वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा, जो पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है। और एक हमारा बन रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कौन सा, जो नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं फर्स्ट पॉइंट देखूं, फर्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूं, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, दैट ओबे राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है। ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूं डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ।
ठीक है, सेम केस इसमें हो जाएगा, ये भी ओबे नहीं कर रहा है राउल्स लॉ को। पॉइंट नंबर सेकंड क्या बोल सकता हूँ मैं, बोलो। जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लेते हैं, है ना, या फिर वेपर प्रेशर ले लो, बात दोनों ही पढ़ेंगे। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी यानी कि कौन सी कैलकुलेटेड, वो किसके इक्वल होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। बट इसके केस में क्या होगा, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ज़्यादा होंगी किससे, जो कैलकुलेटेड हैं, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे तुम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको लेके चल रहे हो, वेपर प्रेशर को ले लो, मान लिया, ठीक है, क्योंकि हमने RLB भी पढ़ना है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। सोल्यूट की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, आगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। तो इसमें जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व करेंगे वो ज़्यादा आएगी उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। इसके केस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व करेंगे वो कम आएगी किससे, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड है, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड, अब पॉइंट नंबर थर्ड क्या कह रहा है, तीसरे पॉइंट में हम किसका डिस्कस कर सकते हैं, क्या हो गया, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का चलो ले लो, वैसे तो डिस्कस करेंगे उसको भी। अब इसके केस में जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, ना वो इंक्रीज करेगा ना वो डिक्रीज करेगा। इसके केस में जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसके केस में जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा इसके केस में जो डेल्टा H की वैल्यू है, डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगी, 0, डेल्टा V मिक्सिंग क्या होगी इसके केस में, 0, डेल्टा S यानी कि डेल्टा S क्या होगी इसके केस में, पॉजिटिव, है ना, डेल्टा G क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। ये केसेस हमें याद रखने हैं और इन पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। इसके केस में क्या होगी, डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगी, अगर इसके केस में 0 है तो इसमें क्या होगी, 0 से ज़्यादा होगी ना, ग्रेटर देन 0। सेम डेल्टा V मिक्सिंग भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। उसके केस में डेल्टा S क्या होगी, ये पॉजिटिव रहेगी और डेल्टा G क्या होगी, नेगेटिव रहेगी, ठीक है। इसके केस में आ जाओ, इसके केस में उल्टा कर दो, जो डेल्टा H मिक्सिंग है वो क्या होगी, लेस देन 0, डेल्टा V मिक्सिंग है वो क्या होगी, लेस देन 0, डेल्टा S क्या होगी, पॉजिटिव, डेल्टा G क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। डेल्टा G हमेशा नेगेटिव रहती है, डेल्टा S पॉजिटिव रहता है। डेल्टा S का बोले, डेल्टा S क्या होता है, एंट्रोपी चेंज, है ना, रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स। रैंडमनेस ही नहीं, रैंडमनेस अगर नहीं होगी तो क्या कोई भी रिएक्शन है उसमें कोई चेंज हमें देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो डेल्टा S हर केस में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। डेल्टा G नेगेटिव रहेगा, ठीक है। हम थर्मोडाइनमिक्स और इक्विलिब्रियम में बेसिकली हम पढ़ते हैं गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S का। तो डेल्टा G अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसके केस में डेल्टा G क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो मैंने तीनों केस में क्या बनाया, डेल्टा G हमेशा नेगेटिव रहेगी, ठीक है। ये वाला केस तुम्हें पता होना चाहिए। अब उसके बाद आज जो आइडियल सोल्यूशन है, इसके एग्जाम्पल, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है उसके एग्जाम्पल और उसके एग्जाम्पल, ठीक है। अब जो आइडियल सोल्यूशन है इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, सेम वाला, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या बना सकते हैं, वाटर प्लस इथेनॉल बना सकते हैं, पॉजिटिव वाले में, है ना, वाटर प्लस इथेनॉल, ठीक है। एग्जाम्पल इसके याद करने में सेम से। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एसिड प्लस वाटर यानी कि HNO3 प्लस वाटर, और क्या कर सकते हैं HCl प्लस वाटर, है ना, वो किस में जाएंगे, नेगेटिव डेविएशन में जाएंगे। तो ये हमने एग्जाम्पल्स जो याद रखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। मैंने पहले भी बोला था नीट PYQs में हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, एग्जाम्पल दे दिए, उसमें से हमें बताना था कि कौन सा पॉजिटिव का है। ये तो डायरेक्ट 3-4 एग्जाम्पल्स हमें इनके याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है अपना, अच्छा अब इनके बेस पे ना कुछ ग्राफ आते हैं, ग्राफ को हम कैसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तीनों के हम ग्राफ बनाएंगे। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे आएगा अपना ग्राफिकल पोर्शन, हमारा आएगा ग्राफिकल पोर्शन तीनों के केस में। फर्स्ट अपना है आइडियल सॉल्यूशन, अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्या हो गया, गर्मी लग रही है,
थोड़ी देर और बैठ जाओ बस। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और एक मैं इधर लिख रहा हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये किसके लिए? जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ये किसके लिए? जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, तुम तो बैठे हो आराम से, है ना, तुम तो बैठे हो और मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ाते टाइम तो गर्मी लगती है, पढ़ते टाइम कौन सा गर्मी लगती है? लगती है, कोई ना, सीखते रहो, बस सीखते रहो। चलो अब इसके केस में जो ग्राफिकल पोर्शन है कुछ हम सीख रहे हैं। अब देखो, मान लिया ये जो ग्राफ है किस किस के बीच में बनेगा? बोलो 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 बोलो। प्रेशर मोल फ्रैक्शन के बीच में ना, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। राउल्ट्स लॉ का केस है। अब देखो यहाँ पे कौन शो कर रहा है? प्रेशर। यहाँ पे कौन शो कर रही है? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे जाई ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे जाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर यहाँ पे जाई बी की वैल्यू क्या है? 0, तो यहाँ पे जाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ए की वजह से है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ए की 1 है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ए की 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो प्रेशर है वो किसकी वजह से आएगा? ए की वजह से आएगा। अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बी की वजह से है तो यहाँ पे प्रेशर किसकी वजह से आएगा? पीबी की वजह से आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए की, अब देखो ए के लिए जो मेरे को ग्राफ बनाना है, यहाँ पे ए की कॉन्सेंट्रेशन 1 है, यहाँ पे ए की कॉन्सेंट्रेशन 0 है। 1 से 0 पे जाना है तो ग्राफ क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। अगर मेरे को बी 0 से 1 की तरफ जाना है तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो इसके केस में ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, और इसके केस में ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा। ठीक है, जो टोटल बनेगा, टोटल ये आया। ठीक है, यानी बोल सकता हूँ ये वाला किसकी वजह से हुआ? पी ए इज इक्वल्स टू पी नोट ए इंटू में जाइए। ये वाला किसकी वजह से बना? पी बी इज इक्वल्स टू पी नोट बी इंटू में जाइए बी। ये कौन सा बना? टोटल। पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। सही है, कोई दिक्कत? अब दूसरा जो हम ग्राफ ले रहे हैं, कहाँ गया ये रहा। अब हाँ, इसके केस में लेते हैं हम। ठीक है, अब सुनो, इसके केस में क्या फ़र्क मिलेगा हमें? ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब इसके केस में हमें क्या देखना है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसमें जो वेपर प्रेशर है जो हमने ऑब्जर्व किया था, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के केस में क्या आया था? बढ़ के आया था। यानी कि इसके केस में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जो कर्व है वो अपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि अगर ये वाली कर्व है तो ये अपर की तरफ शिफ्ट होगी, ये वाली कर्व है ऐसे अपर की तरफ शिफ्ट होगी, और ये वाली कर्व है टोटल ऐसे अपर की तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है, ये वाला केस किसका बन रहा है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि इस केस में जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, जो वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड है, इसलिए इसके केस में जो कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड के केस में अगर मैं बनाऊं, थर्ड के केस में चलो सेट करना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं। हाँ, थर्ड के केस में जो ग्राफ होगा अपना, उसमें क्या होगा? जो वेपर प्रेशर है कैलकुलेटेड है, उसके केस में जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व हुआ है वो कहीं ना कहीं लो है, तो इसके केस में जो कर्व है वो डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसके केस में जो कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, ऐसे ऐसे और इसमें ऐसे। ठीक है, तो ये तीनों ग्राफ बनेंगे अपने आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दोनों केसेस के। ठीक है, यहाँ तक बताओ समझ में आया? आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं ना। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और बनता है अपना, सुनो। वेपर प्रेशर की फॉर्म में, वेपर प्रेशर की फॉर्म में, ठीक है, वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं? ठीक है, फर्स्ट फैक्टर कौन सा है तुम्हारा? टेम्परेचर। तुम्हारा कौन सा है? टेम्परेचर।
ठीक है। इसमें बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है अपने पास हैलाइड का केस आता है, ठीक है, हैलाइड का केस आता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का बोले तो फॉर्मूला HBr, और लास्ट में कौन सा बचा अपने पास, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इन चारों में से हमें ये बताना है किसके अंदर किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या फिर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं इन चारों में से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसकी ज़्यादा होगी। तो बताओ किसकी ज़्यादा होगी, HF की, ठीक है। HF की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका लगा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, यानी कि वो कुछ इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी ऐसी है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो वेपर प्रेशर अपना उसका केस कैसे होगा, बोलो बोलो बोलो, उसका केस रिवर्स हो जाएगा, सेम HF HI, इधर HBr और इधर HCl। ये तो केस किसका है, इसमें अगर बॉन्डिंग ऐसे है तो वेपर प्रेशर कुछ इस टाइप से नहीं आएगा, वेपर प्रेशर, क्योंकि जो वेपर प्रेशर है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो वेपर प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के या फिर इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग के, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, हैलाइड के केस में, तो तुम्हें पता भी होना चाहिए। अब जो अपना नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अपना चैप्टर का पार्ट नंबर 2, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। सब सही चल रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मनु जैसे वन शॉट में हम थोड़ा सा फास्ट निकाल लें, समझ में आ रहा है, ये पहले कर रखा होगा बस, फिर ठीक है, इन्होंने तो कल ही ख़त्म किया है, इनको तो सारा ही कुछ आता है इसमें। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, उसके नेचर पे नहीं डिपेंड करेगी, है ना। मैं बोल सकता हूँ ये डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इन या फिर नेचर में बोल सकता हूँ, ठीक है, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। अब वो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो क्या क्या हो सकता है, वो कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई मोल भी हो सकता है, वो कोई पार्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई एंटिटी भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है सोल्यूट पार्टिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब जो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी है जो इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें से क्वेश्चंस बनता ही बनता है, ग्राफिकल भी और कॉन्सेप्चुअल भी, दोनों ही, ठीक है। अब यहाँ पे हम 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन कौन सी है, RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं कौन सी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और इसमें जो लास्ट टॉपिक अपना बचता है वो होता है अपना वेंट होफ फैक्टर, वेंट होफ फैक्टर, ठीक है। अच्छा, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले एक अपना टॉपिक रहता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, है ना, रहता है ना। अब वो क्या होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, बताओ। देखो एजियोट्रोपिक मिक्सचर,
इसको क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, है ना, इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। या फिर ऐसा मिक्सचर जो एक सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करे, उसको हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। अब इसमें दो केस पढ़ते हैं, मान लिया ए और बी, अपने पास क्या है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है 80, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है 100। अब ये वाला किसको शो कर रहा है, ये हमारा शो कर रहा है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट को, ये वाला किसको शो कर रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। अब इससे हमें रिलेट करना है कि कौन सा तो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा और कौन सा नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। अब सुनना ध्यान से, जो वेपर प्रेशर होगा वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इससे तुम बता सकते हो कि जिसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। अब मेरे पास दो डेविएशन आई थी, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में वेपर प्रेशर बढ़ रहा था फिर घट रहा था, बढ़ रहा था, है ना, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व किया था वो कैलकुलेटेड से ज़्यादा आया था, यानी कि इसमें वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। जिसमें वेपर प्रेशर बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट या फिर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स है वो कौन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वो कौन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन जो शो करेगा, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसके केस में क्या करेगा, जो नेगेटिव डेविएशन है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसमें क्या कौन आएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ये किस में जा रहा है अपना, ये किस में जा रहा है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स में, यानी कि नेगेटिव डेविएशन में जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक अपने पास आइडियल सॉल्यूशन है, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। क्या हम किसी आइडियल सॉल्यूशन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। हाँ, आइडियल को नहीं कर सकते, नॉन आइडियल को 100% कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद देखो, हम ये टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें है हमारा RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, RLVP। अब इसमें हमें क्या बताना है, मान लिया हमने कोई सोल्यूट ऐड किया है किसी सॉल्वेंट के अंदर। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ऐसा कब हुआ होगा, जब हमने उसमें सोल्यूट है वो कैसा मिलाया होगा, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। और सोल्यूट की वजह से उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, CP है, मैं बोल सकता हूँ। अब इसी को हमने समझना है, इसी को हमने समझना है, ठीक है। तो RLVP में हमने क्या डिस्कस किया था, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर में। देखो यहाँ पे सोल्यूट है प्लस सोलवेंट है, ये दोनों जब मिल रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। अगर मैं वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट लूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज रिवर्सिबल, मैं बोल सकते हैं, फिर इक्विलिब्रियम में होंगे किसके, रेट ऑफ, बोलो रेट ऑफ कंडेंसेशन की, यही बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके केस में जो PT होगा, PT यानी कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, PA प्लस PB, यही था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि मैं इसको बोल दूं B और इसको बोल दूं A, ठीक है, यानी कि जो B का वेपर प्रेशर वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है।
तो इस केस में क्या बनेगा, जो PT है वो किसके इक्वल आएगा, PA के इक्वल। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो P है राउल्ट्स लॉ से वो किसके इक्वल होता है, P0 A इंटू में जाइए। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसको मैं इसके अंदर पुट कर दूँ तो PT मेरा किसके इक्वल आया, वो है P0 A इंटू में जाइए। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन टर्म जब की थी, जाइए प्लस जाइए बी किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ए और बी की हमेशा किसके इक्वल होता है, यूनिटी के। ठीक है, मैं यहाँ से एक्स ए के जाई बी कर लो, है ना। जाई ए भी निकाल सकता हूँ, जाई बी भी मैं निकाल सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे कौन चाहिए, जाई ए। तो यहाँ पे क्या बना, PT इज इक्वल्स टू P0 A। अब जाई ए की वैल्यू मैं क्या निकालूँ, जाई बी को उधर लेके जाऊँ तो क्या बनी 1 माइनस जाई बी, कोई दिक्कत। PT इज इक्वल्स टू इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, P0 A माइनस P0 A इंटू में जाई बी। ठीक है, इसको उधर ले जाऊँ, इसको इधर ले आऊँ, क्या बना P0 A माइनस PT इज इक्वल्स टू P0 A इंटू में जाई बी, कोई दिक्कत। अब P0 A को इधर उठा के ले आऊँ तो क्या बना P0 A माइनस PT अपॉन में P0 A किसके इक्वल हुआ, जाई बी के इक्वल। ये तुम्हारा बना रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मैं इसको साफ कर रहा हूँ एक बार। अब इसको मैं कर रहा हूँ साफ। अब देखो जो ऊपर वाला बना है, अब P0 A किसकी वजह से, प्योर सॉल्वेंट की वजह से जो प्रेशर है, PT किसकी वजह से, टोटल, और नोट A यानी कि P0 A वो किसकी वजह से, प्योर सॉल्वेंट की वजह से। अब सुनना ध्यान से, जो ऊपर वाला बना है P0 A माइनस PT, ये क्या बना है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये बना है तुम्हारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जबकि ये टोटल, अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये क्या बना तुम्हारा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और क्वेश्चन ये भी पूछते हैं क्या ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस बात का तुम्हें पता होना चाहिए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और हम इसमें ऐड कर रहे हैं, P0 A माइनस PT अपॉन में P0 A इज इक्वल टू जाई बी। अब मैं इसको थोड़ा सा, जाई बी को क्या लिख सकता हूँ, जाई बी को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस बी, है ना। सॉल्यूट अपन सॉल्यूशन ही करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुम कंडीशन अगर लगाओ, इफ वी हैव डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर अपने पास सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, जो NB होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा एज कंपेयर टू किसके केस में, Na के केस में। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P0 A माइनस PT अपॉन में P0 A इज इक्वल्स टू में NB अपॉन में Na। अगर हमारे पास केस कैसा आ रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस आ रहा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक बता दो कोई समस्या, हो जाएगा। आगे चलें, सेकंड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है अपनी, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी आ रही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी बता दो समझ में आ रहा है, यहाँ तक बता दो कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आई हो, नहीं। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा जब हम क्या कर रहे हैं, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, हम वो देखते हैं हम कैसे बढ़ेगा। ठीक है, देखो सेम कंडीशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा, हमने ये पढ़ा था वेपर प्रेशर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, होता है।
जब हम क्या करेंगे, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर वो डिक्रीज नहीं हो जाएगा, तो इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, अब इसी को हमने डिस्कस करना है किसकी, एक ग्राफ की हेल्प से। अब ग्राफ किस किस के बीच में हमें बनाना है, बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे कौन शो हो रहा है, टेम्परेचर, यहाँ पे कौन शो हो रहा है, प्रेशर। ठीक है, मान लिया यहाँ पे मैंने मान लिया ये हमारा क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 atm। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका हमने केस पढ़ना है कि सोल्यूट की वजह से कैसे वो अफेक्ट हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। वैसे हम बोल रहे हैं कि बढ़ रहा है। ठीक है, मान लिया हमने एक कर्व बनाई कुछ इस टाइप से, ये किसके लिए है, ये किसके लिए बनी, प्योर सॉल्वेंट के लिए। ये किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट के लिए। जैसे ही हमने इस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को ऐड किया, कौन से सोल्यूट को, नॉन वोलेटाइल को, तो हमारी कर्व कुछ इस टाइप से आई है। ठीक है, अब इसकी वजह से जो टेम्परेचर यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट बना वो क्या बना, TB नोट, प्योर की वजह से। इसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट बना वो क्या है, TB। सही है, अब इसके बीच में अगर मेरे को बताना है तो वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा TB। कोई दिक्कत, बता दो। तुम अलग अलग बैठ जाओ, अलग अलग हो जाओ, बातें कर रहे हो तुम। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो डेल्टा TB है, डेल्टा TB क्या बता रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर मैं बोल सकता हूँ चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। जो डेल्टा TB है वो किसके इक्वल होगा, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, यानी कि मैं बोल सकता हूँ TB माइनस TB नोट। ठीक है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट किसकी वजह से, सॉल्यूशन की वजह से, ये किसकी वजह से, प्योर सॉल्वेंट की वजह से। ठीक है, अब देखो जो डेल्टा TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी है, मोलैलिटी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि डेल्टा TB, अगर मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट यानी कि KB, है ना, यानी कि इनटू में M। आप सुनना ध्यान से। अब जो KB है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो डेल्टा TB यहाँ पे हमारा क्या बना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद KB यहाँ पे क्या है, KB यहाँ पे बना है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, KB यहाँ पे तुम्हारा क्या बना है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, या फिर इसको तुम क्या बोल सकते हो, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ऐसा ही बोलते हैं। अच्छा, KB फॉर वाटर क्या होता है, KB फॉर वाटर, KB फॉर वाटर ये कितना होगा, 0.56, है ना, डिग्री सेल्सियस kg पर मोल बोल सकते हैं, है ना, यही होगा kg पर मोल। अब उसके बाद अगर मेरे को वाटर के लिए तो हमें पता है, अगर मेरे को KB किसी भी वाटर को छोड़ के किसी भी लिक्विड के लिए अगर मेरे को निकालना है तो हम KB कैसे निकाल सकते हैं। अब KB का फॉर्मूला क्या होगा, KB R TB नोट इसका स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू में क्या बोल सकते हैं, LV, है ना, LV जाएगा या फिर और कुछ बन सकता है, LV जाएगा ना, क्योंकि LV को हम कैसे निकालते हैं, देखो LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये किसके बराबर होगा, डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन में उसका मोलिकुलर वेट। ये वाले फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। KB निकालने के लिए R क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 25/3। TB नोट क्या है यहाँ पे, प्योर सॉल्वेंट की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट बनेगा, और LV क्या है यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये कैसे निकालते हैं, डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन में उसका मोलिकुलर वेट। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बना अपना ये वाला फॉर्मूला। अब इसको अगर हमें थोड़ा सा एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे मैं मोलैलिटी को सोल्व करके लिख सकता हूँ। ठीक है, मोलैलिटी को सोल्व करके जो हमारा फाइनल फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लिख लोगे मोलैलिटी का, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल दो गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अगर वो केजी में है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, वो ग्राम में चला जाएगा, वहाँ पे मोलैलिटी की जगह पुट कर देना, वैल्यू हो जाएगा। आगे चलें, चलो जो थर्ड हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो हमारी जाएगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर देखो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ये भी केस हम पढ़ेंगे। सेम इसके अंदर क्या है, जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी सोलवेंट के अंदर ऐड करेंगे तो वहाँ पे जो उसका वेपर प्रेशर है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। अब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं क्या रहता है, ठीक है, तो समझते हैं हम। सेम ग्राफ की हेल्प से, ये किसको शो कर रहा है, प्रेशर को, ये किसको शो कर रहा है, टेम्परेचर को, कुछ इस टाइप से, ठीक है। सेम हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारा जो प्रेशर है वो क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब मान के चलो ये एक कर्व बना रहा हूँ मैं, ये कुछ इस टाइप से, ये किसके लिए, लिक्विड के लिए, और ये किसके लिए, सॉलिड के लिए। ये वाला पॉइंट नोट करो, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। अब सुनो या फिर मैं बोलूँ कि जब लिक्विड और सॉलिड दोनों क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, है ना। तो सुनो ध्यान से, वैसे वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को में हम बॉइलिंग पॉइंट को भी डिस्कस कर सकते हैं। अब जैसे पहले स्टेटमेंट में बोली थी, अब वो चेक करना वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए या फिर फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, सोचना एक बार, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा किसके लिए है, लिक्विड के लिए, ये तुम्हारा किसके लिए है, सॉलिड के लिए, ये पॉइंट। अब इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे क्या बना, डेल्टा सॉरी टीबी टीएफ सॉरी टीएफ नोट, सही है, सॉल्वेंट ही तो है। अब हमने इसमें क्या किया, किसी सोल्यूट को ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से जो कर्व आएगी वो कुछ इस टाइप से हमारी आएगी, यानी कि कहीं ना कहीं तो मिलेगी जाके ऐसे कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, इसकी वजह से ये हमारी आई है टीएफ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बीच में जो डिफरेंस बना है वो तुम्हारा क्या बना, डेल्टा टीएफ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जो डेल्टा टीएफ होगी वो किसके इक्वल होगी, ध्यान से सुनना। अब बॉइलिंग पॉइंट का और फ्रीजिंग पॉइंट का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे टी एफ नोट माइनस टी एफ होगा, उसमें टी बी माइनस टी बी नोट था, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा क्या बनेगा, टी एफ नोट माइनस टी एफ बनेगा इसमें, ठीक है। ये जो कंडीशंस है ये याद रखना, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था, उसमें क्या था, टी बी माइनस टी बी नोट था, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये प्योर सॉल्वेंट की वजह से, सॉल्यूशन की वजह से कर लोगे। उसके बाद डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलैलिटी के, यानी कि मैं डेल्टा टी एफ को साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, के एफ इंटू में एम, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे सेम वही बात, जो के एफ है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अगर मेरे को के एफ फॉर वाटर की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 1.06 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, बता दोगे, है ना, डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। अगर मेरे को के एफ किसके लिए निकालना है, वाटर को छोड़ के, तो के एफ किसके इक्वल होगा, आर इंटू में टी एफ नोट इसका स्क्वायर इंटू में 1000 इंटू में एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न यानी कि एल एफ। इसको हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच ऑफ फ्यूज़न अपॉन में उसका मोलिकुलर वेट, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे डेल्टा टी एफ
इज इक्वल्स टू के एफ। सेम देखो मोलैलिटी अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, मोलैलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है तो ग्राम में ले चलो, ये लो, ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला जिस पे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, यहाँ तक बता दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। नेक्स्ट अपनी जो प्रॉपर्टी आ रही है, फोर्थ है ना, फोर्थ है अपनी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हमें क्या समझना है यहाँ पे, ऑस्मोसिस। ठीक है, इसको हम पाई से डिनोट करते हैं, लेकिन इसको सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए ऑस्मोसिस का। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हम प्रेशर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं। अब ये तुम बताना, ठीक है। इस तरफ ले लो सॉल्वेंट या ले लो सॉल्यूशन, मर्जी है, और इस तरफ अरे भाई ये क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, पहले आई थिंक चेंज करवाया था ना, रटना नहीं है। ठीक है, ये मैंने क्या बनाई तुम्हारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM। ठीक है, अब बताओ फिर ऑस्मोसिस को क्या बोल सकते हैं हम। ऑस्मोसिस में बेसिकली क्या होती है, मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ये छोटी क्लासेस में करवाते हैं ना, है ना, थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये तो छोटी क्लासेस में करवाते हैं, है ना। अब तुम बताओ फिर मूवमेंट कहाँ से कहाँ जाएगी, बता दो। मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल कहाँ से कहाँ, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ, सही है। उसके बाद और क्या बोल सकते हो, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाओगे, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाओगे, बस ये बता दो फटाफट। किसकी तरफ, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, इसमें तो सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट के भी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ वेरी करेंगे। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल फ्रॉम सोलवेंट टू कहाँ, सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और जो डायग्राम हमने बनाया है इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम, ये कौन सा है, ये वाला कौन सा है, राइट हैंड साइड, उधर वाला कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड। तो बोल दो RHS से LHS की तरफ मूवमेंट किसकी, सॉल्वेंट पार्टिकल की, सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स की। ठीक है, बट इस चीज़ को रटना नहीं है, क्योंकि अगर सॉल्वेंट इस तरफ है तो क्या पता नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में इधर सॉल्यूशन पुट कर दें। ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी, बस जो हमारा बेसिक है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात हम कर रहे हैं, अगर हमने ऑस्मोसिस को सीख लिया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, अब हम वो कहाँ लगाएंगे, सॉल्यूशन की तरफ या फिर सॉल्वेंट की तरफ, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हम वो लगाएंगे किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे तुम्हारा क्या लग रहा है, पाई क्या है तुम्हारा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट इधर से इधर जा रहे हैं, सॉल्वेंट इधर से इधर जा रहे हैं, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अगर तुम इस पे प्रेशर अप्लाई करोगे, ऑस्मोसिस को रोकोगे, क्या ये मॉलिक्यूल्स उधर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलेंगे हम, इट इज़ अ प्रेशर
और क्या बोलोगे आगे बताना? ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज अ प्रेशर, आगे हाँ, दैट एक्सर्ट टुवर्ड्स सॉल्यूशन, है ना, टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑस्मोटिक प्रेशर। लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, कर लोगे ना। अब उसके बाद आ जाओ फिर ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी किससे डिनोट कर रहे हो? पाई से, ठीक है। अब सुनना, कंडीशन नंबर फर्स्ट, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारी सी के, सी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, फॉर एग्जांपल मोलैरिटी, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मान लो 1। सेकंड बोलो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे सी है, सी की तुम्हारी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहाँ पे कौन सी शो हो रही है? मोलैरिटी, मोलैरिटी, जिसको तुम कैपिटल एम से डिनोट करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या, मैं इन दोनों इक्वेशन को लिख सकता हूँ, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी, ठीक है। अगर मैं इस साइन को हटाऊं तो इसके वजह से मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज़ करूँगा, दैट इज़ आर, तो यहाँ पे मैं इसको रीअरेंज करके कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, ठीक है। ये मेरी क्या बनी है? लास्ट इक्वेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। पाई यहाँ पे क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, सी यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म, फॉर एग्जांपल मोलैरिटी, आर यहाँ पे क्या है? गैस कांस्टेंट, और टी यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मेरे को वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट दिया है, ये लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हमारी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। ये उनके जो लास्ट रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सुनो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मान लिया हम ए और बी का केस ले रहे हैं, ठीक है। इसके केस में पाई 1 मान रहे हैं, इसके केस में पाई 2 मान रहे हैं, ठीक है। 3 केसेस हम यहाँ पे बनाएंगे। कंडीशन नंबर 1, अगर पाई 1 बराबर है पाई 2 के, तो ऐसा सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसको हम नाम देंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा, अगर पाई 1 ग्रेटर देन है किससे? पाई 2 से, इसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड केस, अगर पाई 2 लेस देन, बराबर ही केस हो गया ना, पाई 2 इज ग्रेटर देन पाई 1, तो हम ऐसा किसको बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से, कर लोगे? ये केस तुम्हें याद होने चाहिए। गर्मी है ना, चलो टॉपिक एक रह गया ना, वेंट हो फैक्टर, क्या हो गया? क्या कह रहे हो? कुछ उल्टा लिख दिया क्या? अभी देख लो, गर्मी में कई बार दिमाग नहीं काम करता है ना है ना, ऐसे ही होता है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का, है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है अपना रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस का उल्टा, है ना। अब ऑस्मोसिस का उल्टा क्या है? जो आरओ वगैरह लगे होते हैं ना घरों में, रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। अब वो क्या होता है? इसमें भी जो तुम्हारा सोलवेंट मॉलिक्यूल होगा, सोलवेंट मॉलिक्यूल होगा, उसकी मूवमेंट होगी, बट उसकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? इस केस में उल्टा हो जाएगा। हम ऑस्मोसिस में मूवमेंट डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ करते हैं, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ जाएगी, ठीक है। इसमें जो मूवमेंट है तुम्हारी कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ जाएगी, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। और ऐसा कब होगा? जब तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो जाए किससे? पाई से, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर से। ये वाली कंडीशन रहती है किसके लिए? रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए, ठीक है, जो तुम्हें याद रखनी है। क्लियर? आगे चलें, ओके।
नेक्स्ट अपना आता है वेंट हो फैक्टर। वेंट हो फैक्टर, वेंट हो फैक्टर। अब ये क्या कह रहा है? वेंट हो फैक्टर ये क्या करता है, बता सकते हो? तुम बोल रहे हो कि फैन ऑन कर लो, मैं कह रहा हूं कि फैन के कंपैरिजन में आज कुछ एनवायरनमेंट सही है। जैसे फैन चलते हैं तो फिर इसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, पता नहीं वैसे लग रहा है। तुम्हें गर्मी महसूस हो रही है क्या? अच्छा अच्छा, तुम्हें गर्मी महसूस हो रही है? हैं? तुम ये बताओ, गर्मी महसूस हो रही है तुम्हें? इसका मतलब तुम्हारा यहाँ पे ध्यान नहीं है, सीधी सी बात है। कोई बात नहीं, वेंट हो फैक्टर रहता है, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। अब वेंट हो फैक्टर तुम्हें डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बारे में बताएगा, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपने पास कोई भी मॉलिक्यूल है, अपने पास कोई भी मॉलिक्यूल है, अब क्या है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है या फिर वो इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इसका केस क्या होगा? इसके केस में अल्फा क्या होगा? इसके केस में अल्फा किसके बराबर होगा? 0, है ना। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट उसका डिसोसिएशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसमें जैसे कि एग्जांपल तुम मान सकते हो किसका? शुगर का। शुगर के केस में अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 0। इसमें तुम एग्जांपल मान सकते हो यूरिया का। यूरिया के केस में अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 0। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो, इसमें भी हमारे फर्दर 2 केसेस हमें देखने को मिलेंगे। एक को मैं बोल दूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक को मैं बोल दूं वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होता है? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, है ना। यानी कि मैं बोल सकता हूँ अल्फा किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल, ठीक है। और अल्फा अगर 1 है तो आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? n के इक्वल। आई अपना यहाँ पे वेंट हो फैक्टर है, अभी हम करेंगे ये क्या होता है, ठीक है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है अपने पास, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे? जिसको हम डिसोसिएट करवाते हैं किसके अंदर? जिसका डिसोल्यूशन होता है किसके अंदर? वाटर के अंदर। मान लिया KCl है, KCl प्लस वाटर, KCl प्लस वाटर। अब यानी कि KCl है, इसको किस में लेके जाऊंगा? K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसके केस में n फैक्टर कितना होगा? 2, ठीक है। और क्या है? और मान लो NaCl है, NaCl है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसके केस में n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, है ना। पोटेशियम फेरोसाइनेट का मैंने एग्जांपल दिया था कल, K4FeCN6। इसका तुम डिसोसिएशन करवाओगे तो इसका डिसोसिएशन कैसे होगा? इसमें जाएंगे 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6, इस पर क्या जाएगा? 4 नेगेटिव, 4 और 1 5, n की वैल्यू इसमें क्या जाएगी? 5। इसका n फैक्टर क्या बना? 5, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड तुमने ले लिया, है ना। बेसिकली तुम्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या मिलेगा? यहाँ पे जैसे अपने पास है CH3COOH है, ठीक है। यहाँ पे तुमने कुछ इस टाइप का केस बनता दिखेगा, ठीक है। 1 से 2 का बनना, इसको हम बोलते हैं डाइमराइजेशन, डाइमर फॉर्म, ठीक है। अब इसके केस में मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस बता रहा हूँ। इसके केस में अल्फा 1 से छोटा होगा, बड़ा होगा? अल्फा इज लेस देन 1, आई इज ग्रेटर देन 1। किसके केस में होगा ऐसा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है। अरे हम वैसे भी सोच सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसका मतलब उसका डिसोसिएशन कंप्लीटली हो रहा है, तो उसमें अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है। अब इसके केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिसोसिएशन कंप्लीटली नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है जो वैल्यू 1 से कम ही रहेगी ना, समझ रहे हो जाएगा। यहाँ तक बता दो, कोई दिक्कत नहीं। अब चल रहे हैं हम इसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस। अब सबसे पहले वेंट हो फैक्टर को निकालने के फॉर्मूले क्या क्या हैं, यानी कि आई को निकालने के फॉर्मूले क्या क्या हैं। हम क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी,
यानी कि मैं लिख सकता हूँ, या तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये वाला, ठीक है। या फिर आई तुम किसकी फॉर्म में निकालोगे, मोलिकुलर मास, ठीक है। मोलिकुलर मास में क्या होगा, नॉर्मल, नॉर्मल को हम बोलते हैं कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास, ठीक है, अपॉन में नॉर्मल को हो, नॉर्मल का उल्टा हो जाता है एबनॉर्मल, और एबनॉर्मल हम किसको बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड को, मोलिकुलर मास। एक बात ध्यान से सुनना, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है मोलिकुलर मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तुम ऐसा भी देख भी सकते हो, किसमें, अभी देखो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये वाली पढ़ी थी, पाई इज इक्वल्स टू, अब मैं सी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ एन वी, पाई इज इक्वल्स टू एन, नंबर ऑफ मोल्स को मैं निकाल रहा हूँ, क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में वी, सही है। अब इसका और इसका कंपैरिजन देख लो, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम बी, ठीक है, एम बी बढ़ेगा तो पाई घटेगी, पाई क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैं यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलिकुलर वेट क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तभी अगर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास होगा, ठीक है। उसके बाद और आई हम कैसे निकाल सकते हैं, हाँ, और आई हम निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, ठीक है, टू द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। अब इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कैसे हो सकते हैं, फॉर्मूले को कैसे भी लिख लो, आना चाहिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन, ठीक है। अब जब तक डिसोसिएशन नहीं हुआ तब तक तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है ना, वो बात क्लियर। चलो यहाँ पे हम दो केसेस बनाएंगे, केस नंबर 1 तुम्हारा बनेगा डिसोसिएशन का, केस नंबर 2 तुम्हारा बनेगा एसोसिएशन का, कोई दिक्कत नहीं। डिसोसिएशन देख लो, इस स्टाइलिश को मैंने तोड़ दिया, डिसोसिएट हो गया, इसको मैंने जोड़ दिया, जब ये एक्चुअल में जोड़ा है, क्या जो इसका पहले मोलिकुलर वेट था एक्चुअल में वही होगा, नहीं होगा, है ना। तो देखो डिसोसिएशन का केस नंबर फर्स्ट, एसोसिएशन का केस नंबर सेकंड। अब इसमें क्या बनेगा, हमारा एन से क्या बनता है, एन ए बनता है, सही है। यहाँ तक बता दो, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं लगाऊंगा इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन का मतलब कि अब तक डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम क्या है यहाँ पे 0, अगर ये 1 है तो कंज्यूम तो हुए नहीं, तो 0 ही है, सही है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास फाइनल कंडीशन पे ये क्या है, t इज इक्वल टू टी के बराबर है, टाइम t पे फाइनल कंडीशन है। अगर मेरे पास मोल्स क्या है, अल्फा, टोटल 1 है, एक में से अल्फा डिसोसिएट हुए तो क्या बने 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या बनी एन अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लगा दो आई, कौन से वाला, ये वाला, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन, हम केस पढ़ रहे हैं डिसोसिएशन का, तो लगा दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये रे आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस में एन अल्फा अपॉन में इनिशियल नंबर ऑफ 1 + 0 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके लिख दूं, क्या लिखूं, अल्फा को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बना मेरा n-1 अल्फा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लेना, किसके लिए होगा, डिसोसिएशन के लिए, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल यही किया था, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसके केस में n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2। अब हमें चेक करना है अल्फा और n के एक्चुअल में सही है डिसोसिएशन एसोसिएशन के लिए, है ना। तो देखो I इज इक्वल टू 1 + 2 - 1। अब अल्फा कितना होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, I इज इक्वल टू 1 +
2 माइनस 1, ये देखो सही है गलत है? सही है। 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 1 1, आई इज इक्वल टू 2। अब आई इज इक्वल टू एन, आ जाओ फिर। अल्फा इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू एन। अल्फा की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो आई मेरा एन के इक्वल है। क्यों? एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो देख लो आई की वैल्यू 2 आई है, हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो बता दो यहाँ तक। अब उसके बाद अपना केस है सेकंड, केस नंबर सेकंड। अब जिसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमारा न्यूमेरिकल में यूज़ होगा वो ये वाला है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे ये क्या आएगा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फ़ा। ये न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज़ होगा अपना, ठीक है। अब देखो केस अपना एसोसिएशन का, एसोसिएशन में कुछ ना कुछ बना है, जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें रिवर्स हो जाएगा, एन से क्या बनेगा मेरा, ए एन बनेगा। सेम इनिशियल कंडीशन कब, जब टाइम तुम्हारा 0 है। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो कंज्यूम तो कुछ हुआ ही नहीं है, एसोसिएट तो कुछ हुआ ही नहीं है। सेम अगर तुम्हारा फाइनल कंडीशन पे टाइम किस पे, टी पे 1 है, इसमें से कितने मोल गए हैं, 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे कितने बनेंगे, एन अल्फ़ा। एन अपॉन अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा अपॉन एन होगा। देख लो पक्का। क्या सच में अल्फा अपॉन में एन होगा? देखो आई इसके केस में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, ठीक है। तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, ठीक है। वैसे एन अपॉन अल्फा जाना चाहिए, है ना। हाँ, तो रिजल्ट क्या निकलेगा यहाँ से, 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। रिजल्ट नोट कर लेगा, ये वाला इसमें जाएगा। यहाँ तक चैप्टर समाप्त होने जा रहा है। लास्ट वाला क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हमें वेंट ऑफ फैक्टर की फॉर्म में पढ़ना है ना। कुछ सीपी को हमें किसकी फॉर्म में पढ़ना है, वेंट ऑफ फैक्टर की फॉर्म में पढ़ना है। यानी कि ये मैं बोल सकता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कैसे, जैसे फर्स्ट अपनी क्या थी, आर एल वी पी, वो क्या कह रहा था, पी नोट ए माइनस पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए। ओहो, सही है क्या, सही है, इज इक्वल टू ये क्या है अपनी जाई बी, ये तो अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि आर एल वी पी। अगर मैं इसको आई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बनी मेरी, यानी कि हम ऐसे वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेट कर सकते हैं। ये वाला तुम्हारा फॉर्मूला बना है जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। केस नंबर सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या कह रहा है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में एम, सही है। इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो आई से, ये भी तुम रिलेट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड वाला कौन सा बना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या बना तुम्हारा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू में एम, इसको तुम आई से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बना तुम्हारा वेंट ऑफ फैक्टर की फॉर्म में। फॉर्मूला नंबर 4, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई सी आर टी के इक्वल होता है, इस पर भी तुम आई से मल्टीप्लाई कर दो, ये बना तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। और इसी के साथ ही तुम्हारा चैप्टर यहाँ पे हुआ ख़त्म, ठीक है। ऐसे ही हम एक वीडियो और निकाल लेंगे इसकी, और उसमें हम करने वाले हैं इसके सारे क्वेश्चंस, चाहे वो कोई PYQs हो, चाहे कोई NCERT का हो, ठीक है, या फिर कोई फ्रेश क्वेश्चन हो। क्या हो गया, ठीक है।
फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं PYQs के साथ।